यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में अधिकतम मार्क्स कैसे उठाया जाए। मैंने कई अभ्यर्थियों को देखा है जिन्होंने 2 से 3 बार मेंस दे दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक यूपीएससी द्वारा जारी किए गाइडलाइंस के बारे में पता ही नहीं है और इसी कारण उनके जीएस पेपर में 50 से 60 नंबर 70 नंबर के आसपास ही मार्क्स आते हैं। आखिरकार इसको कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, यूपीएससी किन रूल्स को फॉलो करने के लिए कहती है, आज हम उन्हीं रूल्स को जानेंगे तथा अपने मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज करें, इस पर हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे। पहला, मेंस एग्जाम में आपके बुद्धि की अनोखेपन अर्थात यूनिकनेस तथा बुद्धि की गहराई की जांच की जाती है और इसीलिए जो मेंस एग्जाम में केवल इंफॉर्मेशंस और मेमोरी बेस्ड एग्जाम लिख के आ जाते हैं उनका एग्जाम में मार्क्स भी बहुत ही कम आता है, क्योंकि यूपीएससी बौद्धिक यूनिकनेस तथा बौद्धिक गहराई को इंफॉर्मेशन तथा मेमोरी बेस्ड एग्जाम्स पर वरीयता देती है और इसीलिए अभ्यर्थी अगर इस फैक्ट पर बल दें तो उनके मेंस में अधिक मार्क्स आते हैं। इस प्रकार यूपीएससी का एग्जाम केवल रटंत विद्या से तो निकल नहीं सकती। दूसरा प्रश्न, एग्जाम के लिए कौन से प्रश्न तैयार करें और किस भाग को छोड़ दिया जाए। तो जनरली इसमें कहा गया है कि जीएस पेपर 2 से 5 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वह कोई भी वेल एजुकेटेड पर्सन बना सकता है, उसका आंसर दे सकता है बिना किसी स्पेशलाइज्ड स्टडी के। और क्वेश्चंस जो है इस प्रकार होंगे कि वह अभ्यर्थी सभी सब्जेक्ट्स में उनका केवल जनरल अवेयरनेस हो। अब ये सभी सब्जेक्ट्स को भी लिमिटेड किया है कि ये सब्जेक्ट्स इस प्रकार होंगे कि वह किसी न किसी तरह से सिविल सर्विसेज के करियर को सपोर्ट करता हो, अर्थात क्वेश्चंस वैसे ही पूछे जाएंगे जो रिलीवेंस रखते हैं कुछ सिविल सर्विसेज के करियर को बनाने के लिए या उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो यह चेक करना होता है कि क्या इसका कोई रिलीवेंस है सिविल सर्विसेज के करियर में, और अगर है तो फिर उसे हम लोग पढ़ेंगे और उसको भी केवल जनरल अवेयरनेस के तरह पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए इंटेलेक्चुअल ट्रेट एंड डेप्थ का प्रयोग करेंगे और इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी को भी कुछ यूज करेंगे। अब यूपीएससी आपसे प्रश्न में चाहती क्या है कि आप किन डायमेंशंस को जानें। तो सबसे पहले यूपीएससी चाहती है कि आप उस रिलेवेंट इशू को पूरी तरीके से समझें। अर्थात मान लेते हैं कि अभी इंडिया में सेम सेक्स मैरिज एक हॉट डिबेट टॉपिक है, तो आपसे यह उम्मीद की जाती है कि एक सोशल इशू के रूप में आप इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। दूसरी बात इसमें कहती है कि एबिलिटी टू एनालाइज, आप उस मुद्दे को एनालाइज कर सके, अर्थात आप उस मुद्दे के प्लस पॉइंट को भी देख सके और माइनस पॉइंट को, और इस तरह से प्रो एंड कॉन्स को पूरी तरीके से समझ सके तथा इस इशू को एनालाइज करने के बाद आपका एक व्यू पॉइंट भी होना चाहिए। और ये 2 डायमेंशंस में मांगे जाते हैं, सोशल डायमेंशंस और इकोनॉमिक डायमेंशंस में। आप सेम सेक्स मैरिज के एग्जाम्पल से ही समझिए कि आप इस पर अपना क्या व्यू रखते हैं, क्या ये लागू होना चाहिए, यस और नो। आप इस एस और नो को 2 डायमेंशन से उत्तर देंगे, एक सोसाइटी के डायमेंशन से कि सोसाइटी के रूप में क्या सेम सेक्स मैरिज लागू होना चाहिए अथवा नहीं लागू होना चाहिए। आप अपना एक व्यू पॉइंट बना लीजिए, और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी, और उसके साथ ही उस इशू से संबंधित अन्य ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स, जो उसके अन्य डायमेंशंस हो सकते हैं, जो भी छोटे मोटे फैक्ट्स हो सकते हैं, आप उन्हें कंजर्व करें, उन्हें एब्जॉर्ब करें। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रश्न को देखते हैं तो पहले तो आपको यह पता चल गया कि प्रश्न को किस डायरेक्शन से ढूंढना है, किन प्रश्नों को मुझे लेना है। दूसरा कि उन प्रश्नों में किन किन डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है, आखिरकार यूपीएससी किन किन डायमेंशंस को पढ़ने के लिए कहती है। तथा इसमें हमेशा याद रखना है कि आपका एक व्यू पॉइंट जरूर बने, हर एक मुद्दे पर आपका व्यू पॉइंट बने। जनरली कोचिंग्स वाले करते क्या है कि कभी भी किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। वे अगर मान लिया जाए, अगर एक कृत्रिम रूप से आपको एक मटेरियल प्रोवाइड कर दिए कि हाँ इसका आंसर एस बोलना है, इसका नो बोलना है, तो
वो आपका व्यू पॉइंट नहीं है, आपका यूनिकनेस गायब हो जाएगा। और जबकि यूपीएससी चाहती है कि आपका यूनिकनेस उसमें दिखे। आप किसी चीज़ को भी एनालाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कीजिए ताकि आपका यूनिकनेस जो आपका अपना पर्सनैलिटी है उस उत्तर में दिखे। और उससे वही तो ढूंढ रही यूपीएससी। जनरली होता क्या है कि एग्जाम में सारे लोग कोचिंग वाले ही जाके छाप देते हैं और रट्टा मार के लिखते हैं, तो इसीलिए मार्क्स जो है बहुत बेहतर नहीं आते हैं। और जांचने वाला यह समझ जाता है कि रट्टा मार आदमी है ये। सारे लोग जब एक ही तरह के सिमिलर आंसर्स लिखते हैं तो वो हो सकता है कि बहुत ही परफेक्ट आंसर हो, लेकिन यूपीएससी के नज़र में वो बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिन डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने के लिए कहा है उन डायमेंशंस में वो खरे नहीं उतरते हैं। चौथा बिंदु है कि यूपीएससी जब कोई क्वेश्चंस पूछती है तो उसका आंसर रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूछा कुछ गया है और आप किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दिए या दाएं बाएं करके लिख दिए तो आपको उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। दूसरा कि उसका अर्थ जो है कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। कई बार देखा गया है कि यूपीएससी कुछ पैसेज देती है, उसका कुछ आंसर मांगती है, जनरली या कंपलसरी पेपर्स में होते हैं तो पैसेज कोई छाप देते हैं तो उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है, तो ऐसे में भी उसका कोई मार्क्स अवार्ड नहीं दिया जाता है। और उत्तर जो है सक्सिंट आंसर यानी कि समराइज्ड रूप में होना चाहिए। आप किसी एक ही डायमेंशंस को पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत लंबा खींच तीन के लिख दिए तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। हर एक बिंदु को समराइज्ड रूप में और संक्षेप में उसे लिखें। कम से कम शब्दों में आप उसे लिखेंगे समराइज्ड रूप में तो वो एक परफेक्ट उत्तर माना जाएगा। इन डायमेंशंस को आप फॉलो कीजिए। अब पांचवा प्रश्न है ऑप्शनल को लेकर। जनरली यह होता है कि लोग सोचते हैं कि ऑप्शनल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका लेवल क्या होगा। तो लेवल अलग अलग प्रकार से यूपीएससी ने गाइडलाइंस जारी की है। पहला कहा है उन्होंने कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेडिकल, साइंस और लॉ को ऑप्शनल चूज करने वाले को केवल बैचलर डिग्री अर्थात ग्रेजुएट लेवल तक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर किसी ने इन तीनों सब्जेक्ट के अलावे कोई अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है तो उसे जो उसका जो लेवल होगा वह लेवल हायर देन बैचलर डिग्री एंड लोअर देन मास्टर डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन और एमए या एमएससी के बीच होगा। वह ग्रेजुएट लेवल से ऊपर का होगा, लेकिन मास्टर डिग्री से नीचे लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। तो तैयारी जो है ऑप्शनल का इसी आधार पर करना होता है। इसके अलावे यूपीएससी ने कुछ अन्य गाइडलाइंस भी दिए हैं। पहला, इसमें कहा गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यूपीएससी कमीशन तय करती है, उसका एक डिस्क्रिशन है। अर्थात अगर मेंस के पेपर में मान लेते हैं क्वालिफाइंग पेपर बहुत ही टफ आ गया और टफ आने से अब किसी को लग रहा है कि पेपर क्या करे, अटेम्प्ट तो कर लिए, उसे डर लग रहा है और एग्जाम में ही मान लिया जा कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और पेपर फिर नहीं किया उसने पूरा, तो ऐसे में क्या होगा कि वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा। लेकिन मानिए कि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट सेट किया गया था क्वालिफाइंग पेपर में, चाहे वो सीसेट का पेपर हो, चाहे वो क्वालिफाइंग पेपर जो लैंग्वेज पेपर 2 होते हैं वो सारे पेपर हो, तो पेपर अगर ये बहुत डिफिकल्ट आते हैं और यूपीएससी कमीशन यह देखती है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, बहुत कम अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, तो यूपीएससी के पास यह डिस्क्रिशन है कि उसके क्वालिफाइंग मार्क्स वो कम कर दे। इसीलिए जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको हार नहीं माननी है। यह रूल यही सिखाता है हमें। अब अगला प्रश्न आता है कि एग्ज़ाम जब लिख रहे हैं तो हेड राइटिंग कैसी होनी चाहिए। जनरली यूपीएससी ने कहा है कि हेड राइटिंग जो है नॉट ईजिली लीजेबल, अगर आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगा तो इसके लिए हम कुछ मार्क्स काट लेंगे। तो इसका सीधा अर्थ है कि आप अगर पढ़ने लायक राइटिंग में नहीं लिख रहे हैं तो आपका मार्क्स कटेगा, और अगर इतना खराब हो कि वो पढ़ा ही ना जा सके तो ऐसा भी संभव है कि आपके पेपर को जांच ही ना किया जाए। तो इस तरह से आप पूरी तरीके से मेंस में जब पेपर लिखे तो यह स्पष्ट कर ले कि इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, उसी लैंग्वेज में लिखें। और अब कई लोग कहते हैं कि मेरा पेपर जो हम लिख रहे हैं वह पढ़ तो आसानी से सकते हैं लेकिन वो बहुत सुंदर नहीं है। तो जनरली यूपीएससी के गाइडलाइंस के हिसाब से सुंदर राइटिंग के मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए जाते हैं। जो मार्क्स दिए जाते हैं उन्होंने कहा है कि बस राइटिंग जो है स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सुंदर राइटिंग होती है
तो एग्जामिनर जो चेक करता है कॉपी, उसका मन प्रसन्न हो जाता है और जनरली 2 से 5 नंबर प्लस पॉइंट उन्हें मिल ही जाते हैं। 2 से 5 नंबर यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ही बड़ी बढ़त होती है। इसीलिए जितना हो सके कम से कम आप पहला स्टेप तो जरूर लीजिए कि इजली स्पष्टता वो दिखे और एग्जामिनर को तकलीफ ना हो पढ़ने में। नहीं तो रूल्स के हिसाब से वो तो काट लेंगे नंबर, कम से कम अपने जो मार्क्स वो उन्हें आप बचाइए। अगला गाइडलाइंस है कि जब आप एग्जाम में लिखते हैं और सतही ज्ञान लिख के आ जाएंगे मेंस पेपर में, तो आपको मार्क्स तो अलॉट ही नहीं होंगे, नंबर नहीं मिलने वाले हैं उनका। आपने एग्जाम लिखा, क्वेश्चन लिखा, उसका सही से आंसर भी लिखा, लेकिन वह केवल और केवल सतही ज्ञान से लिखा, आपने सुपरफिशियल नॉलेज से लिखा, तो इसके मार्क्स मिलने हैं नहीं। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। मेंस लिख रहे हैं, प्रॉपर वे में स्टडी कीजिए और सतही ज्ञान केवल ना लिख के आए, नहीं तो उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगला है, जब आप मेंस के क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हों तो आंसर जो ऑर्डर में होना चाहिए, अर्थात कौन सा बिंदु पहले लिखे 1 नंबर में, दूसरा नंबर में किस बिंदु को लिखे, तीसरा में किस बिंदु को। कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं, जो बिंदु उसे एग्जाम में याद आया उसे पहले लिख दिया, बाद में जो फिर याद आया उसे लिख दिया। तो ऐसे में क्या होता है, उत्तर का ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है। जबकि यूपीएससी ने कहा है कि आपको क्रेडिट किया जाता है, आपको मार्क्स अलॉट होते हैं ऑर्डर, सही ऑर्डर में रखने का। मैंने शायद ही किसी अभ्यर्थी को देखा है कि वे इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं। उन्हें जिस प्रकार एग्जाम में याद आया, रेंडम तरीके से याद आता है, ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, और डालते जा रहा है। तो ऐसा ना करें। कम से कम आप 5 से 7 सेकंड कॉन्सेंट्रेट करें माइंड को और तुरंत ऑर्डर फिक्स करें पॉइंट्स को, कि किन पॉइंट्स को किस ऑर्डर में लिखना है, किसे पहले लिखना है, किसे बाद में लिखना है, किसका ये डिसाइड कैसे करना है। जिसका अधिक महत्व होगा उसे पहले लिखना है और महत्व कम होता जाएगा तो उसको नीचे लेते जाना है, तीसरा चौथा पांचवा बिंदु तक ले जाना है। अब अगला बिंदु कहता है कि जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं वह इफेक्टिव भी होना चाहिए, अर्थात सबसे पहले सारे बिंदु अपने आप में इफेक्टिव होने चाहिए, अर्थात जो प्रश्न पूछा गया उसी को सपोर्ट करता हो ये आंसर। और दूसरा कि जब ये एक साथ पढ़ा जाए, इसी ऑर्डर में पढ़ा जाए, तो वह बहुत ही प्रभावी हो जाए। अगर ये पॉइंट 2 को ऊपर कर दिया जाए और पॉइंट 1 को बाद में लिखा जाए और 3 को फिर इसी सीक्वेंस में किया जाए, 2 1 3 इस पॉइंट को लिखते, तो इसका प्रभाव कम उत्पन्न होता। लेकिन फिर 2 को अगर एक के बाद 1 2 3 कर रहे तो ये ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। तो ऑर्डर यही रखना चाहिए, 1 2 3 का ऑर्डर रखें। अगर 2 1 3 का ऑर्डर पॉइंट लिखने से ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न हो रहा था तो आप इस ऑर्डर में लिखें ताकि इफेक्टिवनेस बढ़े। सभी पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उनको हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, अर्थात जब आप आंसर लिख रहे हों तो जो पूछा है उसको डायरेक्ट एग्जैक्टली लिखें। ऐसा नहीं है कि आप पहले लंबी भूमिका बनाएं 50 वर्ड का, वैसी नहीं बात है। आप जनरली 30 से 35 शब्द की भूमिका बनाएं और उसके बाद जो पूछा गया है टू द पॉइंट बुलेट पॉइंट में लिखें। अगर प्रश्न एनालिटिकल है तो उसको कुछ पैरा में एनालाइज करें और कभी भी इधर उधर की बातें ना लिखें, क्योंकि उसको जो आप लिखते हैं बिल्कुल भी रिवॉर्ड प्राप्त नहीं होगा आपको, केवल और केवल एग्जैक्ट एक्सप्रेशन के मार्क्स मिलते हैं। और इसीलिए एग्जाम में समय बचाइए। अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो जो आपको आता है कम से कम उसे और बेहतर कीजिए, उसमें आधे मार्क्स अगर बढ़ा सकते हैं समय देकर तो उसे और इंक्रीज कीजिए। अगला बिंदु है, यूपीएससी में जनरली होता है कि शब्द सीमा का पालन किया जाता है। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में 150 वर्ड का तथा जो 15 मार्क्स होते हैं उन्हें 250 वर्ड में लिखना होता है। तो इसका पालन करना आवश्यक है और यूपीएससी इस बात में कहती है कि वर्ड खर्च करने में आप इकोनॉमी बरतें। अगर आप शब्द सीमा का उल्लंघन करते हैं तो आपको एग्जाम में नुकसान झेलना पड़ सकता है। और अगर आप बहुत कम शब्द भी लिखते हैं, मान लेते हैं 250 शब्द के क्वेश्चन को आप 100 शब्दों में ही लिखें, तो आपको उसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से हॉलिस्टिकली उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को प्रॉपर आंसर नहीं किए हैं, तो आपको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए पेपर को करना होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो पास आउट हो चुके हैं वे
कहते हैं कि थोड़े मोड़े शब्द सीमा का उल्लंघन चल जाता है। जैसे आपको 250 शब्द पूछे, 260, 70, 80 तक चले जाते हैं तो उसमें कुछ हानि नहीं है। आपने 250 शब्द को 230 शब्द में ही लिख दिया तब भी उसमें विशेष हानि नहीं होता है। वो जनरली एग्जामिनर नेग्लेक्ट कर देता है। तो कम से कम उस इलास्टिसिटी में आप बने रहें, शब्द सीमा का उल्लंघन से बचें। आपको 250 शब्दों का जब पूछा गया है तो आप 500 शब्दों में उत्तर देंगे। मैंने बहुत लोगों का कॉपी देखा है कि 250 शब्दों में 500 शब्द तक घुसा देते हैं और अन्य क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं देते हैं। 20 क्वेश्चंस में वे 13 क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं और 6-7 अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं। तो पहला कि आप सारे 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और सबको प्रॉपर टाइम दीजिए। जो टाइमिंग है 6.5 मिनट से 9 मिनट का, लगभग 6.5 मिनट 10 नंबर के क्वेश्चंस को और 9 मिनट जो है 15 नंबर के क्वेश्चंस को देने होते हैं। तो उस टाइम फ्रेम में ही आप पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होके उसे दें। अगला बिंदु है, जनरली यह साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए है कि जब भी आप यूनिट लिखते हैं तो एसआई यूनिट का प्रयोग करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है शायद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, आप एसआई यूनिट जैसे मीटर लेंथ के लिए कर रहे हैं, मास के लिए किलोग्राम कर रहे हैं, केजी कर रहे हैं, तो वो सारे आप इसमें प्रयोग कीजिए। और जनरली ऑप्शनल जिनका साइंस बैकग्राउंड का है तो वो तो डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान विशेष रूप से रखें। अगला है नंबर्स। आप नंबर्स जो है इस तरह के नंबर्स का यूज करें जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। आप अगर इंडियन नंबर का उपयोग करते हैं या इस तरह के नंबर्स का उपयोग करते हैं तो आपको जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है। खासतौर से इस तरह के नंबर्स जो है हिंदी बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थी करते हैं तो वे कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखें और इनसे बचें। साथ में जब ऑप्शनल का एग्ज़ाम हो रहा होता है और अगर अभ्यर्थी को कुछ कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है तो आपको कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त मेंस में होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और ऑप्शनल पेपर को अगर कैलकुलेटेबल है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये यूपीएससी के गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। उम्मीद है आज हम लोगों ने यूपीएससी के सारे जितने भी मेंस से संबंधित गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनको विस्तार से देखा, उनके प्रो एंड कॉन्स को देखा। तो इस बार के जितने भी अभ्यर्थी मेंस लिख रहे हैं वे इन गाइडलाइंस को गहराई से समझें और उसी आधार पर फिर से तैयारी करते हुए, अब तो तैयारी का ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब 1 महीने से कम रही है, लेकिन फिर भी इन बातों को अगर दिमाग में रखते हुए एग्ज़ाम लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट करेगा और अगले बार के लिए आपको ज़्यादा समय मिलेगा। और मेंटली प्रिपेयर भी होना होता है। कई बार एग्ज़ाम्स में कई बार दे देते हैं 4-5 बार, लेकिन मेंस में मार्क्स नहीं उठ रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें कहाँ इम्प्रूव करनी है। तो कम से कम आपको पता चल गया होगा कि कैसे इम्प्रूव करनी है और क्या इम्प्रूव करनी है। इसके साथ ही आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।